हेलो बेटा, कल लास्ट लेक्चर जो था आपका, उसमें आपको मैंने बताया था कि अफबाउ रूल के हिसाब से हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी सेल के अंदर फिल करते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करते हैं। उसका मैंने आपको मेथड सिखा दिया था कि मेथड उसमें ये था कि आपका जो है, आपको ये याद रखना होता है एस पी, फिर एस डी पी, फिर एफ डी पी, SFDP। ये मेथड मैंने आपको सिखाया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका और कोई भी ऑप्शन नहीं है बेटा। ठीक है, इसके बाद S को मैं 1 से स्टार्ट करता था और कहाँ तक लेके जाता था, 7 तक लेके जाता था। तो यहाँ आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, और जब मैं P की बात करूँगा, किसकी बात करूँगा, P की, तो P बेटा 2 से स्टार्ट होता है और 7 तक जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 2P, ये हो जाएगा आपका 3P, ये हो जाएगा आपका 4P, 5P, 6P और ये हो जाएगा 7P। इसके बाद बारी आती है बेटा D की। D कहाँ से कहाँ चलता है, D चलता है बेटा 4 से 5 तक, 4 से 6 तक, 4 से 6 तक चलेगा ये। तो ये आ जाएगा आपका जा कर के 3 से चलेगा ये, 3 से ये आएगा 3 से 6। तो ये आ जाएगा आपका 3D, ये आ जाएगा 4D, ये आ जाएगा 5D और ये आ जाएगा 6D। 3 से 6 चलता है बेटा ये। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका लास्ट में F आता है। F चलता है आपका 4 से 5 तक। ठीक है, तो F के लिए क्या यूज़ कर लोगे, 4F और 5F, यहाँ तक आ जाएगा आपका। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई, क्लियर हो गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो S ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 होते हैं, D में 10 हो सकते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का आपका एक मेथड हो गया कि सबसे पहले आप याद कर लो SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP, और फिर जिसका भी आपको एटॉमिक नंबर फिल करना है, जो भी आपके पास एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, उसका यही मेथड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज़ में आप फिल कर सकते हैं। क्लियर है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11। 11 को कैसे फिल करेंगे, 2 तो चले जाएंगे S में, फिर 2 चले जाएंगे S में, फिर 6 चले जाएंगे P में, फिर इस वाली S में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। टोटल 11 पूरे हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए आपके। अब मैंने कहा जी मैग्नीशियम को आप फिल करके दिखाओ। मैग्नीशियम होता है 12। तो ये कैसे फिल करेंगे बेटा, ज़रा दिमाग लगाना, मैं बताता हूँ आपको। देखो बेटा, मैग्नीशियम के लिए कैसे फिल करोगे, इस 1S में 2, 2S में 2 और 2P में 6 और 3S में कितने चले जाएंगे, 2 चले जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1S2, 2S2, 2P6 और 3S2 आ जाएगा। इसके बाद अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, तो एल्यूमिनियम होता है बेटा 13। तो 13 को कैसे फिल करोगे, 2 चले जाएंगे 1S में, 2 चले जाएंगे 2S में, 6 चले जाएंगे 2P में और बचे कितने, 3 बच गए, तो 2 चले जाएंगे 3S में और जो 1 बच गया वो 3P में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा इसका 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि आप सिलिकॉन का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, तो 14 होता है। कितना होता है, 14। तो किस तरह से फिल करोगे बेटा, देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, कितने होगा बेटा, 12 हो गए। 2 और भरने, ये आपके 3P में चले जाएंगे। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2। अब आपको भरना बेटा, मान लो फास्फोरस का, फास्फोरस कितना होता है, 15 होता है। तो आप किस तरह से फिल करोगे मैं बताता हूँ। इसमें 2 जाएंगे, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 3 चले जाएंगे। फिर आपका नंबर आता है बेटा, तो ये कितना बन जाएगा, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3। अब बेटा नंबर आ गया मान लो आपका सल्फ़र का। सल्फ़र कितनी होती है, 16 होती है। कैसे फिल करोगे बेटा, मैं बताता हूँ। इसको लिखोगे यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। तो सल्फ़र का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4। ये बन जाएगा आपका। इसके बाद मान लो नंबर आ गया आपका क्लोरीन का। क्लोरीन कितनी होती है, 17। तो इसको कैसे फिल करोगे बेटा, ये देखो बताता हूँ आपको। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है बेटा आपका जा कर के ये नियॉन का। नियॉन कितना होता है बेटा, 18 होता है। इसको कैसे फिल करोगे, बिल्कुल सेम मेथड है आपका। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6।
तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये बनते चले जाएंगे। क्लियर होगी बात। तो ये मेथड है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। अब कुछ आर्बिट्ररी ले लेते हैं। 2 केस ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इनसे थोड़ा सा हट करके हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। क्लियर है। एक केस तो है बेटा आपका क्रोमियम का। किसका केस है? क्रोमियम। क्रोमियम होता है बेटा 24 सॉरी। तो अगर इसको लिखना शुरू करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, कितना आ जाएगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 18 और ये आ गया 2 s sp sp sd। अब आ जाएगा आपके पास जाकर के 3d 4 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। ये 3d 4 आ जाएगा। अगर आप इसी मेथड से लिखोगे तो आपका आंसर ये होगा, लेकिन इन एक्चुअली आंसर गलत है, ऐसा नहीं लिखते हैं, क्योंकि क्रोमियम 24 आपका एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल का मतलब होता है ये रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, क्यों नहीं करता उसका रीज़न है, बताएंगे उसको भी आपको। तो ये फॉलो क्या करता है, ये करता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5, ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब इसके पीछे रीज़न बता देता हूँ क्या है, वो रीज़न और समझ लो आप। देखो बेटा होता क्या है, जैसे कि ये वाला आपका था, इस वाले केस में क्या होगा, ये आपकी 4s ऑर्बिटल है और ये वाली आपकी 3d4 ऑर्बिटल है। 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए, इसमें 1 2 3 और 4 फिल कर दिए। क्लियर होगी बात। अगले वाले केस में क्या है, आप क्या बनाओगे, एक तो आपका 4s वाली ऑर्बिटल हो गई और ये आपकी 3d वाली 1 2 3 4 5 ये हो गई। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। ठीक है, ये वाली जो केस है आपका, जो सेकंड वाला केस है, ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड का केस है। कैसा केस है? एग्जैक्टली हाफ फील्ड। इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड हैं। तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। ये मोर स्टेबल, ये जो है आपका मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, आपको कंसेप्ट याद रखना है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो या फिर फुली फील्ड हो। फुली फील्ड अगर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो ये दोनों केस जो हैं आपके कौन से होते हैं? मोर स्टेबल के केस होते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड का केस आ रहा है। अगर आपका इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d वाले में चला जाएगा तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा 4s1 3d5। तो आपकी जो s वाली ऑर्बिटल है वो भी एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो गई और जो 3d वाली ऑर्बिटल है वो भी एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो गई। तो ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं। इस वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम 24 का, वो ये वाला नहीं होता, वो ये वाला होता है। समझ में आ गई बात। अब दिमाग में आएगी कि ऐसा करने से होता क्या है, वो मैं बता देता हूँ बेटा। जैसे कि आपका ऊपर वाला केस है, आपका ये वाला केस है कि आपके S में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इस तरह से आपके पास D में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये रहे 1 2 3 4। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन आपस में एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। तो इसने एक एनर्जी इसके साथ एक्सचेंज करी, दूसरा एक्सचेंज, ये तीसरा एक्सचेंज। 3 एक्सचेंज पॉसिबल हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 एक्सचेंज आपको पॉसिबल दिख रहे हैं, और भी एक्सचेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, और भी आपके एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको 3 दिखाए हैं। ये दूसरे जो एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं बेटा वो इस इलेक्ट्रॉन के, एक इसके साथ एक्सचेंज कर लेगा, एक इसके साथ एक्सचेंज कर लेगा। और देखो कौन से एक्सचेंज पॉसिबल हैं, और एक्सचेंज पॉसिबल है बेटा इस वाले इलेक्ट्रॉन के, इसका एक्सचेंज सिर्फ इससे पॉसिबल है। तो टोटल कितने एक्सचेंज हुए? 3 तो हो गए ब्राउन वाले, 2 हो गए ग्रीन वाले और 1 हो गया रेड वाला। तो टोटल कितने एक्सचेंज आ रहे हैं एनर्जी के? 6 चेंज आ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें 6 एक्सचेंज आ रहे हैं एनर्जी के। लेकिन अगर आप दूसरा केस कंसीडर करते हो, कौन सा? सेकंड वाला केस कंसीडर करते हो, जिसमें आपके पास 3D के अंदर कितने हैं? 3D के अंदर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5। तो इसके कितने एक्सचेंज पॉसिबल हैं? 1, इसके साथ 2, इसके साथ 3 और इसके साथ 4 एक्सचेंज पॉसिबल हैं। अगले वाले केस में इसके साथ 1, इसके साथ 2, इसके साथ 3। उससे अगले वाले में देखो बेटा, इसके साथ 1, इसके साथ 2। समझ में आया? और उससे अगले वाले में देखो बेटा, अगर उससे आगे जाते हो तो इसका इसके साथ भी एक्सचेंज एक पॉसिबल है।
तो 4 तो ब्राउन से, 3 ग्रीन से, 2 ऑरेंज से और 1 वायलेट से। टोटल कितनी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है? 4 3 7 2 9 1 10 एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मिल रही है। यहाँ पर एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी मोर होगी। यहाँ पर एनर्जी का लॉस कम होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, जिसमें ज़्यादा एनर्जी लूज़ कर जाए उतना ही ज़्यादा स्टेबल आपका स्ट्रक्चर है। जब तक सिस्टम के पास एनर्जी रहेगी वो अनस्टेबल रहता है। आप अपने को ही लगा के देख लो, अगर आपकी जेब में ज़्यादा पैसे हैं तो आप शायद ही घर पे रुकोगे, उसको खर्च करने की कोशिश करोगे। और अगर आपकी जेब में पैसे नहीं हैं तो फिर आपका मूवमेंट कम हो जाएगा। एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, आप घर पे ज़्यादा देर रुकोगे, ज़्यादा देर पढ़ोगे। सिंपल सी बात है। ज़्यादा पैसे ज़्यादा खर्च करने का दिमाग काम करेगा, आप अनस्टेबल हो जाओगे। कम पैसे कम एनर्जी का रहेगी तो आपका मोशन कम होगा, तो आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे पाओगे, स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये रीज़न है इसका। क्लियर होगी बात? अब बेटा हम बात करेंगे N+L रूल की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, N+L रूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर रहे होते हैं तो हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कई बारी कि अब ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है ये किस ऑर्बिटल में जाए, वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो हमारे पास एक 2p ऑर्बिटल है और एक 3s ऑर्बिटल है। 2p ऑर्बिटल के लिए n कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है। l की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। 3s ऑर्बिटल के लिए n कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और l की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो यहाँ पर N+L कितना बना? 3। और यहाँ पर N+L कितना बना? 3 बन गया। तो अब आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि दोनों के लिए N+L की वैल्यू 3 आ रही है। अदरवाइज N+L रूल कहता है क्या है? N+L रूल कहता है इलेक्ट्रॉन हमेशा उस एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल होना चाहिए जिसके लिए N+L की वैल्यू क्या है? मिनिमम। कितनी है? मिनिमम है, तो उसमें होना चाहिए। क्लियर होगी बात? तो ये आपका जो है केस होता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो N+L की जो वैल्यू है, जिस केस में मिनिमम आएगी, आप इलेक्ट्रॉन उसी में फिल कर दें, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मान लो आपके पास आ गया 4s ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल। तो यहाँ n कितना है? 4। और l कितना है बेटा? l है यहाँ पर 0। यहाँ पर n कितना है? 3। और l कितना है बेटा? l है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर N+L कितना बनेगा? 5 बनेगा। और यहाँ पर N+L कितना बन रहा है? 4 बन रहा है। तो आपका इलेक्ट्रॉन 101% इसमें एंटर करेगा, इसमें एंटर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि N+L की वैल्यू इसमें कम है। लेकिन अगर कभी भी आपकी N+L की वैल्यू इक्वल आ जाए तो आप किसको प्रीफर करेंगे? आप उस वाले को प्रीफर करेंगे जिसमें n की वैल्यू लो है। तो n की वैल्यू लो किस में है? इस वाले केस में n की वैल्यू बेटा यहाँ पर लो है, n = 2 है और यहाँ पर n = 3 है। तो अगर कभी भी दो ऑर्बिटल में कंपटीशन हो गया, ये वाली 2p है, ये वाली 3s है, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? जिसके लिए n की वैल्यू आपको कम मिल रही होगी, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका 2p ऑर्बिटल में। ये अलग बात है कि दोनों के लिए N+L आपको सेम मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है। लेकिन फिर अगला स्टेप क्या होगा आपका? फिर आप तो कहोगे तो N+L दोनों की वैल्यू सेम आ रही, मैं किस में डालूँ? इलेक्ट्रॉन में किस में फिल करूँ? तो उसका बड़ा अच्छा सोल्यूशन है कि आप इलेक्ट्रॉन को उस वाले ऑर्बिटल में लेके जाएं जिसके लिए n की वैल्यू लो है। समझ गए? l को छोड़ो, फिर आप सीधे n पे चेक करो, जिसके लिए n की वैल्यू लो है आप उसी में फिल कर दो। क्लियर? और केस बताता हूँ बेटा इसमें आपको। जैसे है आपके पास मान लो 3p का केस है और 4s का केस है। तो 3p के लिए n कितना है बेटा? 3। और यहाँ पर n कितना है? 4। यहाँ पर l कितना आएगा? 0। और यहाँ पर l कितना आएगा? 1। यहाँ पर N+L कितना बना? 4। यहाँ पर N+L कितना बना? 4। तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? जिसके लिए n की वैल्यू लो होगी। तो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। और एग्जांपल देता हूँ बेटा इसी तरह से आपको। एक एग्जांपल है आपका जा करके 3d और 4p। ये आपका 3d है और ये आपका 4p है। तो इसके लिए n कितना है बेटा? 3। इसके लिए n कितना है? 4। इसके लिए l की वैल्यू कितनी है? 2। और इसके लिए l की वैल्यू कितनी है? 1। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका N+L कितना आएगा? 5। इसका N+L कितना आएगा? 5। ये दोनों इक्वल हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस में फिल करना पड़ेगा? जिसके लिए n की वैल्यू लो होगी। इसका मतलब 3d में इलेक्ट्रॉन आपका एंटर करेगा। गॉट द आइडिया और नॉट? सिंपल। बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका कॉपर का और बता देता हूँ। ये होता है कॉपर, होता है आपका 29। फिल करना शुरू करोगे तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। अगर आप मेथड से चलोगे तो यही लिखोगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका रॉन्ग है। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10। ये आपका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। रीज़न,
इस वाले केस में आपको क्या मिल रही है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड, एग्जैक्टली हाफ फील्ड ये मिल रही है, और साथ में ही जो आपकी डी ऑर्बिटल है वो फुली फील्ड मिल रही है, ये फुली फील्ड मिल रही है। समझ आया कि नहीं आया? एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुली फील्ड का कंसेप्ट है। तो ये ज़्यादा स्टेबल आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए जो नीचे वाला है वो आपका जो है राइट करना है, ऊपर वाला राइट नहीं करना है। तो कॉपर के केस में भी सिमिलर बात होती है, वही एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। जितनी ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगी उतना ही जो है आपके पास लेस एनर्जी बचेगी सिस्टम के पास, और सिस्टम के पास जितनी लेस एनर्जी होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपका नीचे वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक है, ऊपर वाला गलत है। क्लियर होगी बात? सिंपल। देखो बेटा, हमें बात करनी है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की। ये क्या चीज़ होती है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, आपने मान लो लिख लिया सोडियम लिख लिया, या आपने मान लो चलो मैग्नीशियम लिख लिया। मैग्नीशियम के केस में क्या होगा, मैग्नीशियम होता है आपका 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ये आ रहा है। या आप चलो ऐसा कर लेते हैं, कोई दूसरा ले लेते हैं, मान लो सल्फ़र ले लिया आपने, इसमें बनेगा नहीं, क्लियर नहीं आएगा। सल्फ़र ले लिया 16 होता बेटा, ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p कितना 2 2 4 6 10 12, ये 4 आ जाएगा, 3p4 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इसको किस तरह से राइट करेंगे मैं बताता हूँ आपको। राइट करने का तरीका क्या होगा, मैं 3p4 को जब बनाऊंगा तो ये आ जाएगा आपका इस तरह से। 3p4 का मतलब p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से, ये 4 इलेक्ट्रॉन यूँ हो गए। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आप इसको भूल करके भी यूँ मत लिख देना, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने कहीं इसको इस तरह से लिख दिया कि 2 आपने पहले इसमें फिल कर दिया और 2 इसमें फिल कर दिया और इसको आपने वैकेंट छोड़ दिया। आप वैकेंट नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो हुंड ने यही चीज़ चेक करी थी, उसने कहा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को जितनी भी ऑर्बिटल्स आपकी वैकेंट हैं 1 1 करके आप फिल करेंगे, फिर इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन आपके बच जाते हैं तो वो फर्दर आपके फिलिंग में जाएंगे। समझ में आ गई बात? जैसे यही केस है आपका 3p4 का केस है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मेथड क्या होगा मेरा फिल करने का, 3p4 को मैं कैसे फिल करूँगा, देखो बेटा इस तरह से फिल करूँगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर अगला इसमें, फिर अगला इसमें, फिर जो लास्ट वाला है वो इसमें जाएगा। अगर मान लो यही चीज़ आपकी 3D में आ जाती है, या आ जाती है आपको मान लो 3d5 किसी में आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो आप उसको क्या करेंगे, इस तरह से आप एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 इसमें, फिर अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, ये उससे अगला, ये बिल्कुल करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर किसी ने मान लो इस तरह से लिख दिया, पहला इसमें, दूसरा इसमें, थर्ड इसमें, फोर्थ इसमें, फिफ्थ इसमें, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं सबसे पहले आप सिंगल सिंगल हर एक ऑर्बिटल को भरो, इसके बाद पेयरिंग करना शुरू करो। समझ में आया कि नहीं? ऐसा नहीं है कि आपकी 2 ऑर्बिटल तो खाली थी और आपने यहाँ पर पेयर बनाना शुरू कर दी, यहाँ पेयर बना दिए, यहाँ पेयर बना दिया, ये गलत हो जाएगा। तो हुंड ने ये बात बताई थी कि पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस अनटिल, पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस टिल ईच ऑर्बिटल हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। जब सारी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके बाद पेयरिंग होना स्टार्ट होती है। ये हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल है, ठीक है बेटा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले जितनी भी ऑर्बिटल हैं आपकी, जैसे p ऑर्बिटल है, जैसा कि मैंने आपको बताया p ऑर्बिटल है तो इसमें p सबसेल है, तो इसमें 3 ऑर्बिटल होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, फिर इसके बाद बच जाते हैं तो फिर उसको फर्दर आप पेयर बना लो। इसी तरह से मान लो आपका d है, तो d में भी आप यही काम करेंगे। 5 आपके पास d सेल में 5 ऑर्बिटल होती हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और फिर जो बच गया तो फिर आप उसको पेयर अप करवाएंगे। गॉट द आइडिया? तो हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल आपको समझ में आ गया होगा कि पेयरिंग डू नॉट टेक प्लेस टिल ईच एंड एवरी ऑर्बिटल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर दैट पेयरिंग विल स्टार्ट। गॉट द आइडिया? पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। क्लियर है बेटा? एक क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि क्रोमियम 24 और कॉपर 29 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताओ कितने आएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपको बताने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए सबसे अच्छा मेथड है कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। तो क्रोमियम 24 का आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5, ये आ जाएगा इसका। टोटल 24 फिल हो गए।
अब जरा दिमाग लगाओ कितने अनपेयर्ड हैं। देखो बेटा S में 2 हो सकते हैं, है कितना 1, तो 1 अनपेयर्ड तो ये हो गया। D में आपके 5 रह सकते हैं, 10 रह सकते हैं कितने 5 हैं, तो 1 2 3 4 5, तो कितने अनपेयर्ड हैं, एक तो बेटा यहाँ से अनपेयर्ड है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है। क्लियर होगी बात। अब इसी तरह से कॉपर 29 की बात करता हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10 ये आ जाएगा। अब इसमें जब आप चेक करोगे तो आपके पास सिर्फ ये जो 4s है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारी की सारी फुली फील्ड है। डी में 10 हो सकते हैं 10 है, एस में 2 हो सकते हैं 2 हैं 2 हैं, 6 हो सकते हैं 6 हैं, सब फुली फील्ड है। सिर्फ कौन सी बच रही है आपकी 4s वाली बच रही है, और उसमें सिर्फ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। गॉट द आइडिया, ये आपका आंसर हो गया। ये देखो बेटा, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आपको ये बताना है कि किस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 2 यहाँ पर हैं 2 यहाँ पर हैं 1 यहाँ पर है, तो टोटल कितने 5 इलेक्ट्रॉन है। और 5 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं आपके, बोरॉन में होते हैं, तो ये किसके लिए है, ये बोरॉन के लिए। क्लियर होगी बात। इसमें देखो बेटा, आर्गन खुद में कितना होता है, आर्गन खुद में 18 होता है, 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन ने दे दिए, और S में कितने 2 और D में कितना 1, अरे देख रहे हो ना भाई, S में 2 है और D में कितना 1, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 21। तो ये किसके लिए होता है बेटा, ये होता है स्कैंडियम के लिए। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। समझ गए। ध्यान रखना, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि ये जो है आपका नोबेल गैस हो गया, ये आपको पता होना चाहिए कि आर्गन है, ये नोबेल गैस है, तो इसमें तो 18 इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे हो गए, और आगे कितने हैं 2 यहाँ पर हैं और 1 यहाँ पर है, तो 18 और 3 कितना हो गया 21, और 21 किसको रिप्रेजेंट करता है, स्कैंडियम को रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो बेटा, इसमें कह रहा है कॉपर +2 Cr+3 Fe+2 Fe+3 इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो बेटा हम ऐसा करते हैं, हम इनके जो पेरेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। जैसे कॉपर आपको पता 29 होता है, तो जब लिखना शुरू करूँगा मैं तो क्या लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा 1s2, फिर लिखूँगा 2s2, फिर लिखूँगा 2p6, फिर लिखूँगा 3s2, फिर लिखूँगा 3p6, फिर लिखूँगा 4s1 और 3d10 ये लिखूँगा। तो 2 2 4 10 12 18 19 10 29 हो गए, कॉपर में होते भी 29 है। अब इसने कहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन आपको, कॉपर +2 का मतलब आपने क्या किया होगा, आपने कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कर दिए होंगे और किस में कन्वर्ट कर दिया होगा, कॉपर +2 में कन्वर्ट हो गया होगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हुए कहाँ से निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन तो बेटा यहाँ से निकलेगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से निकलेगा। इस तरह से जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, ये बता देता हूँ। देखो बेटा, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 हो गया और 3d9 हो गया। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा कॉपर +2 का। अब इसी तरह से बेटा मैं बात कर रहा हूँ Cr+3 की। Cr+3 बना कैसे होगा, Cr ने 3 इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट किए होंगे और किस में कन्वर्ट हो गया होगा, Cr+3 में कन्वर्ट हो गया। Cr होता है 24, तो कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये आ जाएगा आपका 4s1 और 3d5। ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन तो आपका यहाँ से निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से निकलेंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा, वो देख लो। जो बनेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बनेगा बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s तो 0 हो गया, हटाओ इसको। अब 2 इलेक्ट्रॉन आपके 3d5 से निकलने, तो ये बन जाएगा 3d3, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ Fe+2 की। Fe होता है बेटा 26, Fe क्या होता है 26, इसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+2 में कन्वर्ट हो गया। तो 26 अगर था तो क्या लिखते हम इसे लिखते 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s कितना 2 और 3d कितना लिख देते 6 लिख देते, ये आ जाता। समझ आया कि नहीं आया, ये आ जाता। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि आपको निकालने हैं, तो अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले ये हमें सोचना पड़ेगा। देखो बेटा,
एक इलेक्ट्रॉन तो आप यहाँ से निकाल दो तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकाल दो तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल यही होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल यही होना चाहिए। बेटा Fe+2 के केस में तो मुझे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करने हैं, तो ये वाला तो लेना ही नहीं है मुझे। 3d6 से क्यों निकालूंगा? मैं 4s से निकाल दूंगा। मैं किससे निकाल दूंगा? 4s से निकाल दूंगा, क्योंकि 4s की एनर्जी जो है आपकी ज़्यादा है, यहीं से निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s तो गायब हो गया, तो क्या बचेगा? 3d6 बचेगा। क्लियर होगी बात? अब अगला देखो, Fe+3 का केस कैसे सॉल्व होगा। Fe+3 में भी सबसे पहले आप क्या करोगे? Fe कितना होता है? 26, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? ये Fe+3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Fe+3 बन जाएगा आपका। तो क्या आ जाएगा आपका? मैं यहाँ से ही लिख देता हूँ, ये जो है आपका यहाँ से ही आ जाएगा ये। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 तो बेटा आप 100% यहाँ से निकाल दोगे इस वाली पोजीशन से, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, तो आपका क्या आ जाएगा? 3d5 वाला केस आ जाएगा। बाकी सारा का सारा ऐसे ही। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपकी प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व होगी। अगला केस मैं बताता हूँ बेटा आपको। अगला जो केस है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है H निगेटिव का। H निगेटिव में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करोगे? 1s2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे आपका क्या? S-2। सल्फर कितना होता है? 16। इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तब इसके ऊपर निगेटिव आया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 हो गए। बेटा सल्फर के पास 16 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, तो कितने हो गए? 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 6, 18। 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका? S-2 का। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये देखो बेटा, आपसे इसमें पूछ रहा है इन क्वेश्चंस के अंदर कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिजिबल है, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, इसमें ये बिल्कुल ठीक फिल किया है, ये फिल किया है सही, ये भी फिल सही किया है। इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में जो है फिल कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या कर दिया? पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, फिर एक इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ये गलत कर दिया। इसमें जाने से पहले आपको ये वाली ऑर्बिटल फिल करनी थी, 2s2 बनाना था सबसे पहले, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। इस वाले केस में भी वही काम कर रखा है इसने क्या कर दिया? पहली गलती तो इसको फिल नहीं किया, 2s1 छोड़ दिया। दूसरी गलती ये कर दी कि इसने हुंड्स रूल को वायलेट कर दिया। यहाँ पर px में ही 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही भर लिए, जबकि उसने क्या बताया था? उसने बताया था कि जो आपकी ऑर्बिटल्स होती हैं पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। इसने क्या, ये सही होता अगर होता तो। इसने क्या कर दिया? इसने जो है इस वाली में ही पहले 2 भर लिए, फिर अगली में 1 लेके जा रहा है, गलत है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपका पॉसिबल नहीं। उससे अगला केस देखो बेटा, ये ठीक है 1s2, 2s2, फिर 3s2 ले आया, जबकि नंबर किसका था? p का था। 1s2, 2s2, 2p इसका नंबर था, और भर किस में दिए? 3s वाली में भर दिए, तो ये आपका गलत है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका पॉसिबल नहीं है बेटा। क्लियर होगी बात? एक क्वेश्चन है बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आपका जो क्वांटम नंबर दे रहा है वो ये दे रहा है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर ये दे रहा है। तो कह रहा है कि बताओ किस इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है। तो एक बात बताओ बेटा, n तो दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी 3 है और इसके लिए भी 3 है। l की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब ये क्या बन गया? 3d बन गया, और ये भी क्या बन गया? 3d बन गया। अब इसके लिए m कितना है? 1, और इसके लिए m कितना है? -1। समझ में आ गई बात? तो m जो है इसमें दोनों के लिए हैं तो डिफरेंट, लेकिन आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो d ऑर्बिटल है d जनरेट कर चुका है। d जनरेट करने के बाद इसने क्या किया? इस तरह से आ गया, ये आपका इस तरह से आ रहा है, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका dxy, dyz, dzx, dx² - y², और क्या आ जाएगा? dz², ये आ रहा है। तो इसमें क्योंकि m = 1 और -1 है, तो दोनों की एनर्जी आपको कैसी मिलेगी? सेम मिलेगी, क्योंकि ये भी 3d है और ये भी आपका 3d है, दोनों की एनर्जी आपको सेम मिलेगी। गॉट दैट?